क्या ये माना जाए कि ये न्यू नॉर्मल है? 1.20 से 1.30 धीरे धीरे करके आगे पीछे इसी रेंज में रहेगा अब ये? विशाल, गोल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। इसी रेंज में काफी दिन से घूम रहा है। इसको हम टेक्निकल भाषा में हम ये कहते हैं कि प्राइस एक तरह से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। अगर अमेरिका का मार्केट क्रैश करता है जो कि 2008 के जैसा होगा तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो शायद 2026 का जो पहला 6 मंथ्स है वो एक वैश्विक आर्थिक मंदी ला सकता है। इस डर से लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 50% चांस है कि फेड के रेट्स यानी कि बैंकों में, अमेरिका में बैंकों के रेट कट किए जाएंगे तो सोना यहाँ से तेजी में जा सकता है, क्योंकि जब फेड के रेट एक्सपर्ट की सलाह जो होती है वो एक्सपर्ट की ही होती है और जो आपका अनुभव है वो एक आम निवेशक का जो अनुभव है उससे बहुत ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सोना चांदी के दाम में आज यानी कि 19 नवंबर को बढ़त है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1268 रुपए बढ़ी है और अब यह कीमत पहुंच गई है 1,23,448 तक। इस पर बात करने के लिए अर्थशास्त्री शरद कोरी साहब हमारे साथ है। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपने हमारे लिए समय निकाला है और इस बार मैं शुरुआत करना चाहूंगा डिजिटल गोल्ड के सवाल के साथ, क्योंकि सेबी ने कहा है कि भाई डिजिटल गोल्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो फिर हम इसे रेगुलेट करते नहीं है, ना RBI ना ही सेबी। तो ये जो डिजिटल गोल्ड में निवेश भारत में हो रहा है इसे रेगुलेट करता कौन है? लोग पेटीएम पर जाकर सोना खरीदते हैं, फोन पे पर जाकर, गूगल पे पर जाकर, ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है वहां पर वो सोना तो खरीद रहे हैं, लेकिन सेबी कह रहा है भैया इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार विशाल, आपको और FM न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। पहले तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा, थोड़ा मेरा गला नासाज है, पर काम चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा काम का है बजाय मेरी आवाज की क्वालिटी के। बिल्कुल, डिजिटल गोल्ड अलग अलग लोगों ने मौके का फायदा उठा के, कुछ बड़े ज्वेलर्स ने, छोटे ज्वेलर्स ने, मीडियम साइज ज्वेलर्स ने, कुछ और प्लेटफॉर्म्स ने। एक कहावत होती है बहती गंगा में हाथ धोना, तो उन्होंने मौके का फायदा उठा के लोगों को गोल्ड इतना महंगा हो गया था कि 10 ग्राम 1,30,35 पहुंच गया था एक समय में, अभी भी 1,20,25 के बीच में घूम रहा है। तो आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गया था। अब जिस व्यक्ति को 10,000 20,000 इन्वेस्ट करना है, 5,000 इन्वेस्ट करना है, ये छोड़िए 50,000 भी इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या बीच में 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम उसमें गोल्ड आता है। तो 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम तो शायद हाथ में लें तो आपको हाथ में हथेली पे ढूंढने में भी दिक्कत होगी कि कहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोगों ने डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म बनाए और उन्होंने ये कहा कि आप जो भी अमाउंट डालिए उसके बराबर हम गोल्ड आपका मान लेंगे कि आपने इस डेट को खरीदा, और फिर जब बढ़ेगा आप इसको बेच लीजिएगा। ठीक है, लोगों ने किया, कुछ लोगों ने पैसा कमाया भी, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने पैसा गंवाया भी, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म चंपत हो गए इसको करके, क्योंकि अनरेगुलेटेड थे। तो सेबी ने, और सेबी के पास इसकी कंप्लेंट्स गई और सेबी के संज्ञान में जब ये आया तो सेबी ने साफ साफ ये बात कह दिया कि अभी आप, ये प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटेड नहीं है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल को आपका नुकसान हो जाता है, आपका पैसा गायब हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट गायब हो जाता है, तो हम इसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। ये बात सेबी ने स्पष्ट रूप से कह दी है। और इसी बारे में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई हमने इतना किया हुआ। तो सेबी ने कहा आप पैसा निकाल लीजिए, बेहतर है कि आप ETFs में करिए जो कि रेगुलेटेड होते हैं, जो कि जिनका प्लेटफॉर्म जो है वो कंट्रोल्ड होता है और जिन पर सेबी का हक भी चलता है। सेबी चाहे तो वहाँ नियम बना सकता है, सेबी चाहे तो आपका पैसा अगर डूब रहा है उसके खिलाफ। सबसे बड़ी बात विशाल इसमें देखने वाली बात यह है कि जो भी आप ETF में पैसा निवेश करते हैं उसके पीछे उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बाकायदा उतना गोल्ड खरीद के रखना होता है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूरी नहीं है ये हो रहा है। मतलब हवाई बात भी हो सकती है कि आपसे पैसा लिया, आपने 5 ग्राम खरीदा, 6 ग्राम खरीदा, 10 ग्राम खरीदा, 20 ग्राम खरीदा, पता नहीं उस प्लेटफॉर्म के पास उतना गोल्ड है भी कि नहीं। तो कल को अगर सब लोग वहां से गोल्ड निकालने को आ गए या गोल्ड लोगों ने मांगना शुरू किया तो कैसे दे पाएंगे? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक जरूरी जानकारी ये दे दूं कि ETF जब आप करते हैं तो उसके पीछे AMC उतना गोल्ड खरीद के रखती है। उसका अर्थ ये होता है कि कल को अगर आप उस पैसे की जगह अपना गोल्ड भी लेना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपना गोल्ड भी वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। परंतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास अगर हवाई बात हुई और ऐसा नहीं हो पाया तो फिर तो आपका पैसा भी चला गया, ना आपके पास गोल्ड आया ना पैसा हुआ। इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने लोगों को आगाह किया है कि आप ये काम से दूर रहें और अगर कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर इसको करें।
लेकिन मैं एक जानकारी यहां पर दूं, 2021 में ये डिजिटल गोल्ड का मार्केट था 5,000 करोड़, अब ये 13,800 करोड़ का हो गया। यानी कि लोगों ने इस पर विश्वास बहुत जताया है, क्योंकि पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, ये बड़ी कंपनियां हैं, आप रोज ट्रांजैक्शन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सोने में इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया हो सकता है, अगर सेबी और आरबीआई चाहे कि हम इसे रेगुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक आम निवेशक के लिए सहूलियत बहुत ज्यादा है। मैं 100 रुपए का चाहूं तो 100 रुपए का भी सोना इसमें खरीद सकता हूं, इसमें एसआईपी भी कर सकता हूं। यानी कि ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन क्या लोग अब इससे पीछे हटेंगे? और अगर कुछ लोगों ने खरीद ही रखा है यहां पर सोना, तो क्या उन्हें अब डरने की जरूरत है, तुरंत निकाल लेना चाहिए, या अभी रखे रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? मैं तो विशाल यही सलाह दूंगा एक फाइनेंस एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट होने के नाते कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। मान लीजिए किसी कारण से गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, क्रैश कर जाती है, तो ऐसे में ये एक पॉन्जी स्कीम सी बन सकती है। यानी कि उसने, क्योंकि आपको अनरेगुलेटेड है, और मैं आपको बताऊं कि छोटा अमाउंट आप ईटीएफ में भी कर सकते हैं, एसआईपी आप ईटीएफ में भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने कर रखा है उन पे फर्क पड़ेगा। जो लोग हमारी और आपकी बातचीत सुन रहे हैं, या जितने दिन से सेबी ये वार्निंग दे रही है, तो उस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए लोगों ने, कुछ ने हो सकता है कि इसका संज्ञान लेते हुए पैसा निकाला भी हो। नहीं निकाला है तो हम तो यही विश करेंगे किसी का नुकसान ना हो, परंतु अगर हो जाता है तो बदकिस्मती से उनके पास कोई रिकोर्स नहीं रहेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसी वजह से सावधानी बरतने को कहा गया। और ये जो बढ़ता हुआ देखा आपने 5,000 से 13,000 करोड़, इसका कारण था गोल्ड में आई हुई लगातार तेजी, और लोग उसमें शामिल होना चाहते थे। असल में मैं आपको बताऊं कि ईटीएफ में निवेश करने का मतलब है आपको पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके लिए केवाईसी होती है, उसके साथ आपको एक बैंक अकाउंट भी होता है जिसमें से पैसा निकल के जाता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा शुरू में वो पेनफुल या कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता है। जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है। तो ये एक आसान तरीका होता है। भाई ज्वेलर ने कहा कि इतना कर दीजिए, आप यहाँ जमा कर दीजिए, डिजिटली इतना गोल्ड आपके नाम हो गया। वो एक आसान तरीका, उसमें कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोलना, आपको एक पर्ची सी इशू कर दी जाती है, एक रिसीट इशू कर दी जाती है कि ये लीजिए आपका इतना गोल्ड है। तो लोगों ने, मुझे लगता है, आसानी को, कन्वीनियंस को देखते हुए ये किया। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जब तक ठीक चल रहा है, चल रहा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर अगर किसी कारण से करेक्शन आ गई तो ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास गोल्ड उतना होगा या नहीं होगा, और पैसा लोगों का ज्यादा आया हुआ होगा, और पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, गोल्ड की वैल्यू घट जाएगी, पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से सेबी ने सावधान किया है। तो मैं आज आपके शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं और आप इस बातचीत को सुन के, तो आप इसमें से निकल जाइए, आके आप ईटीएफ में आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोल्ड की इस रैली में, अच्छा, आपने इस क्योंकि अब गोल्ड ऑप्शन की, आप बता ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका फेवरेट ऑप्शन क्या है गोल्ड खरीदने के लिए पर्सनली, और दूसरा, आप जो आम निवेशक है उन्हें क्या कहेंगे? फिजिकल गोल्ड खरीदना, गोल्ड ईटीएफ खरीदना, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदना? और अगर आप सलाह देना चाहें कि तीनों में अगर कोई थोड़ा थोड़ा करना चाहता है, तो फिर कैसे उसे बांट कर चले? मुझे लगता है विशाल के सबसे अच्छा तरीका इस समय ईटीएफ है, क्योंकि ईटीएफ आपको एक सुरक्षित तरीका देता है। आपका डीमैट अकाउंट में जितने यूनिट्स आपने खरीदे हैं वो पड़े रहते हैं, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, आप कभी भी उसको बेच भी सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जिसको हम बोलते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो नंबर 1 पे तो वो आता है। उसके बाद गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छा तरीका है, उसमें थोड़ा सा एग्जिट लोड वगैरह होता है। कई बार गोल्ड के म्यूचुअल फंड में दूसरे प्रोडक्ट्स भी, दूसरी एसेट क्लासेस भी मिला दी जाती हैं, तो उसका लाभ उतना नहीं होता जितना खाली गोल्ड से होता है। और फिजिकल गोल्ड, देखिए फिजिकल गोल्ड सबसे अच्छा है, परंतु अगर आपके पास इसको रखने के सुरक्षित साधन हैं तो बैंक के लॉकर एक ऐसा साधन माना जाता है जो सबसे पॉपुलर है। जैसे ही गोल्ड घर में आता है, घर में बातचीत होने लगती है कि आप इसको जाके बैंक के लॉकर में रखाओ। पर मैं यहाँ एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा उतना ही सुरक्षित है जितना आप लॉकर रेंट देते हैं उसको आप 1,000 गुने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका सुरक्षित है। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए रेंट दिया है तो 1,00,000 रुपए तक आपका वो इंश्योरेंस है। अगर कल को लॉकर टूट जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, कोई भी घटना घट जाती है, तो बैंक आपको उससे ऊपर कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। 2,000 रेंट है तो 2,00,000 तक, 3,000 रेंट है तो 3,00,000 तक। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकर में ज्यादा गोल्ड रखना बहुत समझदारी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अपने पास घर में रखना भी सुरक्षित नहीं है?
घर में रखना भी उतना ही। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपके पास रखने के साधन उपलब्ध हैं तब तो आप हार्ड फॉर्म में लीजिए, वरना ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका है और यही नंबर 1 तरीका। इसीलिए आपको ईटीएफ के निवेश में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती दिख रही है। हर महीने जो 40,000 करोड़ का हमारा म्यूचुअल फंड का कलेक्शन है, उसमें ईटीएफ का योगदान करीब करीब 8 से 10,000 करोड़ का पिछले कुछ महीनों में देखा गया है। विशाल, मैं अब सोने और चांदी के उन दामों की बात करूंगा जिस पर अक्सर हम चर्चा करते हैं हर बार शरद जी के साथ। 1,30,000 जो हाईएस्ट लेवल था वो टच करने के बाद एक बार 1,20,000 तक सोना आ गया था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि आज वो 1,23,000 के लेवल पर है। क्या लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब ये एक न्यू नॉर्मल है, 1,20,000 से 1,30,000 के बीच सोने का दाम रहना अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है? जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत गिर जाएगा, उन्हें भी अब समझ में आ गया है कि बहुत नहीं गिरने वाला है, या जो ये मानकर बैठे थे कि जो जिस तरह से ये 1,30,000 पर आया है ये तेजी यूं ही बरकरार रहेगी, वैसा भी नहीं है? क्या ये माना जाए कि ये न्यू नॉर्मल है, 1,20 से 1,30 धीरे धीरे करके आगे पीछे इसी रेंज में रहेगा अब ये? विशाल, गोल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा। ये प्राइसेस एक जगह आके स्टेबलाइज जरूर हो गई हैं। $3900 तक गया था। मैं क्षमा चाहते हुए डॉलर में बात करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि भारत में हम 10 ग्राम में नापते हैं, पर जहां से इसकी कीमत डिसाइड की जाती है, मैं सीधा उस सोर्स की बात कर रहा हूं। मैं कोई डॉलर का फैन नहीं हूं, अमेरिका का फैन नहीं हूं, क्योंकि वहां से डिसाइड तो कॉमेक्स पे डॉलर पे $3900 तक गया था, जब आज जो आप 1,20,000 कह रहे हैं, $3950 के बीच में। उसके बाद रिकवर करके ये $4,000 तक आया, फिर बीच में अभी पिछले हफ्ते तो ये $4140 तक भी गया। उसके बाद फिर करेक्ट होके ये $4,000 के आसपास आया, अब ये फिर उठ के $4,070-80 $90 के आसपास घूम रहा है। तो ये इस बात को संकेत करता है कि इसकी जो रेंज है, अगर चलिए मैं भारतीय रुपए में बात करता हूं, तो 1,19,000 से लेके 1,25,000 तक की रेंज में ये घूम रहा है। इसी रेंज में काफी दिन से घूम रहा है। इसको हम टेक्निकल भाषा में हम ये कहते हैं कि प्राइस एक तरह से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि यहां आके सपोर्ट ले रहा है 1,19,000 पर और 1,25,000 के करीब इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, उससे ऊपर अभी नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के हम देखें तो ये, आप इसको नॉर्मल कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, परंतु क्या चीज इसको ऊपर और नीचे ले जाएंगी, जो फैक्टर्स की आप और हम बात करते रहते हैं, हाल में जो फैक्टर्स चल रहे हैं उनका मैं यहाँ जल्दी से जिक्र कर देता हूं, क्योंकि वो लोगों के काम के हैं। अमेरिकन फेड जो कि इंटरेस्ट रेट कट पर एक निर्णय लेने वाला है अगले महीने पे। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 50% चांस है कि फेड के रेट्स, यानी कि बैंकों में, अमेरिका में बैंकों के रेट कट किए जाएंगे। 50% चांस है होंगे, 50% चांस है नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो सोना थोड़ा और करेक्शन हो सकती है, अगर होते हैं तो सोना यहाँ से तेजी में जा सकता है, क्योंकि जब फेड के रेट करेक्ट होते हैं सोना ऊपर को भागता है। यूएस डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी गई है पिछले कुछ दिनों में। स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानीज येन के खिलाफ, इन 4 करेंसीज के खिलाफ, इस कारण से भी थोड़ी सी आपको ये करेक्शन दिखी। तो ये 2 कारण तो बन रहे हैं सोने को नीचे ले जाने के। प्लस अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खाने पीने की चीजों पर, आपने देखा होगा, टैरिफ वापस लिए, तो एक तरह से उनको अपनी पॉलिसी पर अफसोस हुआ। वहां पर हाहाकार मचा, ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ गई। जैसा कि मैं करीब 200-300 कार्यक्रम कर चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जब से 2 अप्रैल से ये टैरिफ्स आए हैं, केवल इसी टॉपिक पर। तो ये मैं शुरू से कह रहा था कि ट्रंप साहब को वापस लेने पड़ेंगे। अभी खाने पीने की चीजों पे लिए हैं क्योंकि अमेरिकी जनता परेशान हो गई। तो ये एक तरह से पॉलिसी रिवर्सल है। टैरिफ को लेके जो चिंता थी, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस बढ़ रही थी, कुछ हद तक भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी मसालों वगैरह में राहत मिली है, तो कुछ हद तक उसका भी ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये तो रहे फैक्टर्स जो इसको नीचे ला सकते हैं, थोड़ी और करेक्शन ला सकते हैं। अब जो ऊपर ले जाने वाले फैक्टर्स हैं विशाल, वो ज्यादा वजनदार हैं। वो है कि पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत बढ़ रही है, न्यूक्लियर टेस्टिंग दुनिया भर में की जा रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर, लड़ाई। हम लोग यहाँ बिहार इलेक्शन में इतने मशरूफ हो गए कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है। हम तेजस्वी यादव और इनके चक्कर में, राहुल गांधी और अपना नीतीश कुमार बाबू के चक्कर में हम इतने मस्त हो गए कि हमें दुनिया में क्या हो रहा है कई दफे हम भूल जाते हैं। रशिया यूक्रेन की युद्ध और घमासान हो चुकी है। अब यूक्रेन ने मिसाइल्स से रशिया पर अटैक करना शुरू किया। ये मिसाइल्स यूरोप से ली हुई हैं, तो रशिया को अब ये लग रहा है कि यूरोप सीधा सीधा इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो ये वर्ल्ड वॉर की जो आहट सुनाई दे रही है, सुगबुगाहट है,
वो और तेज होती जा रही है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई। इधर अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में बहुत सारे, मेक्सिको पर, कोलंबिया पर, वेनेजुएला पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। उनकी उनकी शिप्स पे हमला किया जा रहा है। जापान और चाइना में अभी 2 दिन पहले बहुत टेंशन बन गई है। ताइवान पर कमेंट किया था जापान ने, उसकी वजह से चाइना बहुत क्रोध में आ गया है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर बढ़ती हैं तो सोना उसके साथ साथ बढ़ता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक हैं, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ उनकी हैट से निकल कर आता रहता है। कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी वो लाएंगे जरूर, जिससे कि लेकिन इकोनॉमिक लेकिन सिचुएशन जिन जो जिन दुनिया की कारणों है। का आपने पहले जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा उन कारणों की तरफ और जाना चाहता हूं। भारत भी झुका है, और भारत भी अपने जरूरत की 10% गैस का इंपोर्ट अब अमेरिका से करेगा। यानी कि ट्रंप साहब जो चाहते थे कि साहब आप अकेले रशिया से मत खरीदिए, हमसे भी तेल और गैस खरीदिए, जरा एक बिल हमारा भी, चेक हमारा भी नाम का काटिए। तो भारत ने 10% जरूरत की गैस खरीदने का फैसला अमेरिका से भी किया है। यानी कि भारत भी थोड़ा सा वहां पर झुक रहा है, अमेरिका भी झुक रहा है कि उसने खाने पीने की चीजों से टैरिफ हटाया है, और जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना है। यह संभावना पिछले 2 महीने से संभावना ही बन के चल रही है, हो सकता है वो किसी भी दिन हो जाए। तो वो जो पहले वाला टेंशन था वो थोड़ा सा अब कम तो हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। क्या इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोने के दामों में कुछ फर्क आएगा? बस जो आपने आखिर में बात कही, मैं उसी उसी का सिरा पकड़ लेता हूँ। भारत और अमेरिका के डील से सोने के दाम में उतना फर्क नहीं आएगा। भारत और अमेरिका की डील होती है तो हमारी शेयर मार्केट जरूर बम बम करेगी। हमारी शेयर मार्केट में बल्ले बल्ले जरूर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वो जरूर उछलेगी, क्योंकि एक्सपोर्टर बहुत सारी कंपनीज हैं जो वहाँ लिस्टेड हैं। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। पर भारत और अमेरिका की डील सोने की जो वैश्विक मार्केट है उस पर उतना असर नहीं डालेगी। हम यहाँ क्योंकि बात सोने चांदी की कर रहे हैं या सोने की कर रहे हैं, तो उस पर उतना असर नहीं होगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक है, मुझे लग रहा है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो अमेरिका के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा अवश्य करते रहेंगे जो कि जियो इकोनॉमिक टेंशन को बढ़ाएगा, ऐसा मुझे नजर अच्छा, आता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर अमेरिका के चाहे हक वो में रॉबर्ट करेंगे, गलत बात। कियोसाकी हो या फिर रे डैलियो हो, ये सब लोग बार बार क्यों क्रैश की तरफ इंडिकेट करते रहते हैं? ये समझ से कुछ परे है। उनका ये कहना है कि अमेरिका पर अभी तक का सबसे ज्यादा कर्ज है, एक लंबा शटडाउन अमेरिका में रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ठीक नहीं हैं। अगर अमेरिका का मार्केट क्रैश करता है जो कि 2008 के जैसा होगा, तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और इसीलिए दुनिया डर के मारे सोना इकट्ठा कर रही है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश या बड़े सेंट्रल बैंक ये जानते हैं कि अमेरिका के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या इस बात में दम है? बहुत दम है, मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का इस समय विशाल ऋण चढ़ चुका है। और अमेरिका की आंतरिक जो आर्थिक हालत है बहुत अच्छी नहीं है, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जब आर्थिक रूप से बहुत स्वस्थ ना हो, तो ऐसे में क्रैश का खतरा बन जाता है। और अमेरिकी शेयर मार्केट में एक बबल बन रहा था। निविडिया के शेयर्स ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आपने देखा होगा अभी हाल में करेक्शन आई है। बबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बन रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स विशाल अमेरिका में ऐसे हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद 2026 का जो पहला 6 मंथ्स है वो एक वैश्विक आर्थिक मंदी ला सकता है। इस डर से लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों को छोड़िए, हम तो सेंट्रल बैंक की बात करते हैं जो टनों में खरीदते हैं। लोग तो थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, यहाँ पर हम तो क्या खरीद लेंगे, पर जो सेंट्रल बैंक खरीदते हैं वो टनों में खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोग, जब तक सेंट्रल बैंक्स विशाल बेचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ऐसा कोई कारण नहीं बन रहा है कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा डीप करेक्शन ले। थोड़ी बहुत आपको ये उतार चढ़ाव दिखते रहेंगे, लोग घबराए ना। जो लंबे वक्त के निवेशक हैं विशाल, उनको इस वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए कि अब ये 1,19 आ गया, अब 1,18 आ गया। यानी कि जो अब बात ये आप कह रहे हैं, फिर 25 चला डेफिनेटली गया। सेंट्रल बैंक्स ऐसा कुछ जानते हैं जो अभी आम निवेशक नहीं जानता है, और इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश बहुत सारा सोना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, जो उन्होंने अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश, वो निवेश भी धीरे धीरे करके इरोड हो रहा है, धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है, और वो पैसा सोने में जा रहा है। ये सब चीजें क्या है विशाल, ये सब चीजें हमें और आपको ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दिखती तो नहीं है, पर पर्दे के पीछे, जैसा मैंने कहा ना, हम बिहार इलेक्शन में इतना मशरूफ हो गए कि दुनिया में क्या हो रहा है हम उसको भूल जाते हैं कई बार, और ऐसा अक्सर होता है। तो पीछे क्या होता रहता है उसकी जानकारी जो लोग रखते हैं वो एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। तो इन फैक्टर्स पे अगर आप नजर रखते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं दोहराना चाहूंगा कि आपको अगर सोने और चांदी की कीमतों को खुद प्रिडिक्ट करना है, आपको किसी ज्योतिषी की, किसी आर्थिक एक्सपर्ट की, किसी वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत नहीं महसूस करनी है। तो आपके लिए आसान तरीका क्या है? अव्वल तो मुझे आपके साथ जुड़ने में कभी भी ऐतराज नहीं है, आप निरंतर, आपका चैनल चलाता रहता है।
इन फैक्टर्स पर नजर रखें। ये जो फैक्टर्स सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर और नीचे ले जाते हैं, अगर आप इन फैक्टर्स पर नजर बना के रखेंगे, आप इस पर रिसर्च करते रहेंगे, तो आप स्वयं बहुत शॉर्ट टर्म में तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, पर आप कम से कम 2 3 4 महीने के स्प्रेड में आप सोने को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक निकलेगी। पर शर्त क्या है कि आपको इन फैक्टर्स को बहुत डीपली रिसर्च करके रखना है। मेरे ये मेरे और काम हम आपके अपने दर्शकों दर्शकों के में लिए कोई आसान कर देंगे। आपको हर 10-15 दिन में हम जोड़ते रहते हैं और इसीलिए हमारे दर्शकों के लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जरूर एक्सपर्ट की सलाह जो होती है वो एक्सपर्ट की ही होती है, और जो आपका अनुभव है वो एक आम निवेशक का जो अनुभव है उससे बहुत ज्यादा है। मेरा आखिरी प्रश्न चांदी को लेकर है। चांदी की कीमतों की बात करें, 1,54,000 55,000 के आसपास है। 14 से 17 अक्टूबर के बीच ऑल टाइम हाई पर 1,78,000 पर थी। हमने इस पर कई बार चर्चा की है कि इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे बढ़ रही है, ईवी में डिमांड बढ़ रही है और डिफेंस इक्विपमेंट में डिमांड बढ़ रही है, मिसाइलों में भी इस्तेमाल होने लगी है चांदी की डिमांड को लेकर आपका यहां से आगे क्या कहना है? 2026 के अगले 6 महीने जो हैं पहले, वो आपने बताया कि बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ जा सकते हैं। चांदी की डिमांड सिर्फ ज्वेलरी तक नहीं है, इसे सेंट्रल बैंक भी नहीं खरीदते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में, चाइना में, अमेरिका में चांदी को लेकर के नजरिया कैसे बदल रहा है, थोड़ा सा ये भी समझाइए। देखिए, चांदी को मैं सोने की छोटी बहन बोलता हूं। अगर सोना बड़ा भाई है तो चांदी साथ साथ चलती है। सोना चलता है, चांदी चलती है, वो स्त्रीलिंग को जोड़ता है, इसलिए मैंने बहन कह दिया उसको। तो बिल्कुल साथ साथ चलती है। लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी की कीमतें अलाइंड रहती हैं। शॉर्ट टर्म में, जैसा कि आपने कहा, इंडस्ट्रियल डिमांड घटती बढ़ती है उसके साथ, और चांदी में स्पेकुलेशन बहुत होता है। और अभी तो एक आपको शायद नई जानकारी मैं दे दूं, अगर आपके चैनल ने अभी तक इसको नहीं चलाया है तो, कि अब चांदी के अगेंस्ट भी जैसे सोने के अगेंस्ट आपको लोन मिलते हैं, कैश फॉर गोल्ड, आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगे बिल्कुल, होते हैं। चांदी भारत के में तो अगेंस्ट बहुत भी बड़े अब पैमाने एक पर हो रहा है प्रावधान ये। लाया जा रहा है। अब चांदी पर भी आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चांदी की अहमियत, और अभी तो चाइना ने तो इसको रेयर अर्थ मिनरल्स में डिक्लेयर कर दिया है। तो मुझे लग रहा है चांदी का भविष्य भी बहुत उज्जवल है और साथ साथ चलेगी। हो सकता है चांदी कभी कभी सोने से छोटी बहन है, कभी कभी आगे भागने की कोशिश भी कर सकती है, कभी कभी भाई आगे निकल जाता है, कभी कभी बहन आगे निकल जाती है। बाकी एक दूरी बना के रखते हैं, साथ साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड एक फालतू फैक्टर है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं विशाल, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आइए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करिए। हम लोग एक न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं जो उन फैक्टर्स का, पर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों अंडरटोन अभी भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में आपको इससे नुकसान होने के चांस बहुत ही ना के बराबर हैं। आप 2 साल 3 साल इसको लेकर रखें, छोटी मोटी करेक्शन से घबराए नहीं और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। ये मंत्र मैं हमेशा जपता रहता हूं जब जब आपसे बात करता हूं, और मैं अभी भी जपने से नहीं हिचकिचाऊंगा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गला खराब था शरद जी, फिर भी आपने वक्त दिया हमें और इतना बढ़िया एनालिसिस किया। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आई एम श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।